नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा मार्केट स्पेशल में। वीकेंड का शो है और उसमें उन तमाम बातों पे बातचीत होती है जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में आती हैं कि इस हफ्ते बड़ी क्या चीज़ हुई और उसका आगे आने वाले समय पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। या जो बहुत सारे ऐसे उलझे हुए सवाल रहते हैं जो समझ में नहीं आते कि मार्केट में दरअसल हो क्या रहा है, कुछ पहेली बन रही है क्या, इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो 3 टॉपिक हमने चुने हैं जिस पे हमें बातचीत करनी चाहिए, जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे होंगे। पहला टॉपिक ये है कि क्या यूएस की प्रॉब्लम सेटल हो गई क्या। मैं ये बात इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस आ चुके हैं, कोई नया बैंक निकल के नहीं आया जिसको मुश्किल हो रही हो लिक्विडिटी की, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। क्या वास्तव में सब कुछ नॉर्मल सेटल हो गया है? और दूसरी चीज़, वहाँ पे एक रियल एस्टेट सेक्टर, खासतौर पे कमर्शियल एस्टेट, वहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वहाँ पे नैस्डैक में ये जो 20% की रैली दिख रही है लो से हाई की, लोग कह रहे हैं बुल मार्केट हो रहा है क्या, तो ये सब कुछ वहाँ के नज़रिए समझेंगे जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा, अपने इंडियन मार्केट में पिछले 2-3 दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि एक हल्का सा टर्न हुआ है और काफ़ी बड़ी रैली उसमें आती हुई दिख रही है। क्या ये रैली इस वजह से आ रही है कि यूएस में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, या हमारे यहाँ कुछ बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, ईयर एंड क्लोज हुआ है, उन सब का मतलब क्या है? और क्या हमारे इंडियन मार्केट में भी कोई ऐसी रेड फ्लैग्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए, और क्या स्ट्रेटजी इस वक्त होनी चाहिए अप्रोच की नए फाइनेंशियल ईयर में? और तीसरा टॉपिक ये है जो नेक्स्ट वीक आरबीआई के हिस्से में आता है, क्योंकि आरबीआई को ब्याज दरों पे फैसला करना है। क्या करेगा वो? क्या फेड के दबाव में बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, और बढ़ाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इन सब बातों पर चर्चा करें क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको इन्हीं तीनों विषयों से जूझना है। और इसके अलावा बीच बीच में सेक्टर्स और कोई नई टॉपिक, नए डिस्कशन को हम लोग हमेशा फ्री फ्लो रखते हैं, लेकिन चर्चा को एक लिमिटेड दायरे में रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ऑन द शो में इन 3 बातों पर चर्चा करें। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, आज 3 विषय हैं और 3 ही मेहमान हैं, तो बड़ी विस्तार से, बड़ी डिटेल में चर्चा होगी। मिहिर वोरा जी हमारे साथ स्टूडियो में है, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और सीआईओ हैं। साथ ही अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डायमेंशनल कंसल्टिंग के सीईओ और सीआईओ हैं। और तीसरे मेहमान है अनुराग सिंह, जो एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इन तीनों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुराग, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से ही सारी खबरों का फ्लो शुरू होता है सुबह 7 बजे से, और शाम तक फिर हम जूझते रहते हैं। मैं एकदम सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या वहाँ सारी प्रॉब्लम सेटल हो गई क्या? तो नीरज, आपको और अजय सर एंड मेरे सर को नमस्कार। आई थिंक सीनियर पैनल मेंबर्स है मेरे साथ। सो नीरज, देखिए, व्यू ऐसा है कि मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट तो बता रहा है कि रिसेशन आने वाला है, और खैर मतलब इट्स नॉट दैट वो प्रेडिक्टिव पावर है उसकी, बट मार्केट ने पोजीशन ऐसी ले ली है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स फील दैट रिसेशन इज इमिनेंट। दैट्स व्हाई वो बॉन्ड यील्ड्स आपकी 2 ईयर 10 ईयर दोनों नीचे आ गई है। इक्विटी मार्केट्स लेकिन अर्निंग रिसेशन को प्राइस नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि अगर रिसेशन आएगा तो ऑफ कोर्स रेट कट्स होंगे, लेकिन अर्निंग रिसेशन भी आएगा। तो वो अर्निंग रिसेशन, तो अभी तो देखिए अर्निंग रिसेशन 220 पर ही एसएनपी की अर्निंग्स प्राइस्ड इन है, और उस पर 19x का मल्टीपल चल रहा है एसएनपी पे, इस लेवल्स पे 19 से थोड़ा ऊपर ही चला गया है। तो आई थिंक ये डाइकोटमी है नीरज, और इन दोनों ही मार्केट्स में अभी इनको फेड का नजरिया, कम से कम एक ये व्यू लिया जा रहा है नीरज के रेट हाइक्स का लास्ट हम तकरीबन देख चुके हैं। नाउ दिस इज अ बिग बेट, वी आर नॉट श्योर वेदर लास्ट रेट हाइक और मे बी अनदर 25 basis point and after that Fed will be done. That's a big call, Neeraj, and that's a risky one. So we don't know, because ultimately if you ask Fed, they will say we don't know if the inflation continues, हम तो चलते रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नीरज, ऐसा लग रहा है कि बैंक्स इन द शॉर्ट रन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज बिहाइंड ऑल द बैंक्स, डिपॉजिट सेफ है, तो एटलीस्ट लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है। बट एट द सेम टाइम, जैसे आपका सब्जेक्ट भी है नीरज, जो रियल एस्टेट क्राइसिस है, तकरीबन नीरज एक कैलकुलेशन है, हालांकि बहुत सारे इनफॉर्मल नंबर्स मार्केट में चल रहे हैं, बट अबाउट 3 ट्रिलियन की लेंडिंग रियल एस्टेट सेक्टर को यूएस में है, कमर्शियल रियल एस्टेट नीरज, नॉट द रेजिडेंशियल तो बहुत ज्यादा है, बट दैट्स रिलेटिवली सेफ। सो 3 ट्रिलियन की कमर्शियल लेंडिंग है, जो कि रिन्यूअल पे आ रही है करीब अगले 2024 में और 25 में। अब उसको कौन रीफाइनेंस करेगा, और इस रेट पे कैसे वो रीफाइनेंस करेंगे, जबकि ऐसे ही ऑफिस की कैपेसिटी अबाउट बिग सिटीज में अगर आप देखें तो 50 to 60% है। तो नियर टर्म में नीरज ये 2-3
हेडविंड्स बनी हुई हैं, इस पर से ओवर कॉन्फिडेंट होना मार्केट में थोड़ा मुश्किल है। और कूलिंग ऑफ तो हुई नहीं है इकोनॉमी की। पिछले क्वार्टर में 2.6% जीडीपी ग्रोथ हुआ, इस क्वार्टर में अनुमान है 2% ग्रोथ होने वाला है। यूएस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अब अगर इसको रिसेशन कहते हैं तो फिर तो रिसेशन चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक नीरज, कुल मिला के मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी एक रीजनेबल कूल डाउन आना है। पॉवल साहब ने कहते कहते एक बात कही कि देखिए शायद ये जो बैंक्स में क्राइसिस आ रहा है इसकी वजह से शायद वो लेंडिंग रेस्ट्रेंट आ जाए। सो आई थिंक अगर लेंडिंग रेस्ट्रेंट आता है दैट विल हेल्प द इकोनॉमी ओवरऑल। बट नीरज अगेन कुल मिला के वो मनी सप्लाई तो देखिए जो आपकी 15-16 ट्रिलियन से 18-19-22 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, वो अभी 18-19 ट्रिलियन की रेंज में ही, 19 के नीचे भी नहीं आई है। तो आई थिंक दैट इज रियली प्रिवेंटिंग द कूलिंग डाउन। प्लस आई थिंक अनुराग, एक जानते क्या हुआ, मुझे एक थोड़ा सा ये डाइकोटमी समझ में नहीं आती यूएस में कि अगर बॉन्ड मार्केट कुछ और इशारे कर रहा है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक अभी नहीं है लेकिन मार्केट कुछ और सेंस कर रहा है, तो जैसे ऑलमोस्ट $400 बिलियन की लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है आरबीआई फेड ने, जिसको आप एक तरीके से क्यूई कह लीजिए कि आपने क्यूटी की बजाय क्यूई कर दी $400 बिलियन की। मार्केट में कुछ और अंदर की चीज़ें हैं क्या जो जो डिफाई कर रही है फेड के इस मूव को? क्योंकि रियल एस्टेट का एक इशू है, $1.5 ट्रिलियन के आसपास की रिफाइनेंसिंग होनी है। ये सब जानते हुए भी अगर आईटी में तेज़ी हो रही है, एसएनपी गिर नहीं रहा है, 4000 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर ये इक्विटी मार्केट ऐसा क्या पढ़ ले रहा है कि जिसको फेड नहीं समझ में आ रहा है, और या जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि लिक्विडिटी की एरोगेंस है कि वो खत्म ही नहीं हो रही, वो चलती रहती है। हाँ, तो कुछ मिला के दोनों चीजें। अच्छा देखो, दोनों रैलीज को समझते हैं। एक तो नीरज, ये जो फेड की जो पंपिंग है वो बैंकिंग को लिक्विडिटी सपोर्ट है, इसको हम क्यूबी से ना रिलेट करें, बिकॉज वो जो टाइटनिंग है जो हर महीने 90-90 बिलियन डॉलर्स वो पुल कर रहे हैं, वो चल रहा है अपनी जगह पे पैरेलल। नैस्डैक में रैली इसलिए बिकॉज नीरज अभी आजकल के मार्केट्स को हमें इस लिहाज से देखना पड़ेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, पैसिव मनी, जो कि विड्रॉ नहीं हो सकता मार्केट से। वो इट हैज टू स्टे इन द मार्केट, और वो कहीं ना कहीं उसको स्टॉक्स में सर्कुलेट करना है। तो अभी ये जो बैंक्स में क्राइसिस आया, स्मॉल बैंक्स में, प्लस अर्निंग रिसेशन, आप रिटेल में एंटायर कंपनीज में मनी विड्रॉ हो गया है, स्मॉल बैंक से मनी विड्रॉ हो गया, इवन बिग बैंक से भी मनी विड्रॉ हो गया है। सो आप इवन टॉप बिग 4 बैंक्स देखिए, वो मनी नीरज जब विड्रॉ हुआ, सो इट कांट स्टे इन कैश, इट हैज टू गो समवेयर। और वो कहाँ जाएगा? तो इट इज चेजिंग दीज 5, 6, 7, 8 कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल बिग टेक कंपनीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट डाउन टू एनवीडिया, नेटफ्लिक्स। इनके पास कैश है, इनके पास डेट नहीं है, दे डोंट नीड, अगर रेट्स बढ़ते हैं, कम भी होते हैं, तो दे डोंट नीड फॉर देयर एक्सपेंशन, दे हैव स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग इंजन्स, तो इनको बैंक्स की जरूरत नहीं है। सो वो मनी इधर पार्क हो रहा है, दैट्स व्हाई नैस्डैक रैली हो रही है। दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट थियरी दैट आई बिलीव इन, नीरज। ओके मीर सर, आप यूएस की इस पूरी सिचुएशन कैसे एनालाइज करेंगे? आप नैस्डैक की रैली में बिलीव करते हैं क्या? आपको लगता है कि वहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है? नॉर्मलाइज तो नहीं हुआ है। ये तो जिस तरह से शॉर्ट टर्म रेट्स को ऊपर किया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना शार्प 0 से ऑलमोस्ट 5% रेट्स को ले जाना पिछले 60-70 सालों में फेड ने नहीं किया है, और वो इन्फ्लेशन उसकी बड़ी वजह थी। तो इस तरह से जब एक शॉक होता है तो हमने देखा उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ये जब हमने 3-4 जो मिड साइज बैंक्स का कोलैप्स होना हमने देखा, दैट इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ सच अ शार्प टाइटनिंग। तो उसके भी जो सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो अभी तक शायद पैन आउट नहीं हुए हैं। ये साल के सेकंड या थर्ड क्वार्टर में और शार्पली स्लो डाउन होगी यूएस इकोनॉमी, क्योंकि सारे अगर फिजिकल इंडिकेटर्स देखें तो एक तरह से स्लो डाउन दिख रहा है। अब कमर्शियल रियल एस्टेट की हम बात करें तो जो 2020-21 में वैकेंसी आई थी, 22 में वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन अब वापस बढ़ रही है। तो ऑलमोस्ट 20% ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट अभी भी वेकेंट है यूएस में। वो एक बड़ा हाई नंबर है हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हम होम प्राइसेस देखें, जो रेसिडेंशियल होम्स हैं उनके प्राइसेस बहुत टाइम के बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो स्लो डाउन की ओर पॉइंट कर रहे हैं, और ऐसे माहौल में ये कह देना सीधा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा रिस्की रहेगा। दूसरी एक ये बात है, जो स्मॉल बैंक्स थी, रीजनल बैंक्स,
अनुराग इज द एक्सपर्ट हियर, वो शायद क्लैरिफाई और कर सके, बट मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है, जो कमर्शियल रियल एस्टेट में हम स्लो डाउन देख रहे हैं, उसका जो काफी सारा फंडिंग ये रीजनल Small बैंक्स और banks स्मॉल बैंक से आ रहा था। Correct. और स्मॉल बैंक्स के पास अभी रिफाइनेंस करने की क्षमता है नहीं, क्योंकि उनकी तो लिक्विडिटी कम हो चुकी है। तो ये जो कमर्शियल रियल एस्टेट की जो बोरोइंग है, वो जब रीफंडिंग के लिए आएगी नेक्स्ट 3, 6, 12, 18 महीने में, तो वो कैसे होगी वो भी एक देखना है। और प्लस इंक्रीमेंटल लैंडिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, तो नए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ऑब्वियसली ग्रोथ का जो है वो एक हेडविंड है। तो ये कहना कि कंप्लीटली सिचुएशन हम बाहर आ गए जस्ट बिकॉज नैस्डैक चल गया है, वो एक रिस्की प्रोपोजिशन है। नैस्डैक की एक और वजह है कि जैसे हम इंडियन मार्केट में देखते हैं कि निफ्टी हमने देखा कि 4 दिन पहले तक रिकॉर्ड शॉर्ट लेवल पे चल रहा था। करेक्ट। और अब लास्ट 3 दिन में देख रहे हैं कि एफआईआईज रिकॉर्ड शॉट काट रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन शायद वहां भी है। और एक नया जो एनिमल खड़ा हो चुका है लास्ट 3 महीने में, जो एआई का, तो अगर आप देखें जो अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू लीड द पाथ देयर। तो उससे भी थोड़ी एक न्यूनेस आई है, एक नई स्टोरी मिल गई बाजार को। ये इसमें मैं भी थोड़ा सा इनपुट दूंगा आप लोगों को। तो अच्छा, मैं क्या ये मानूं, बड़ी पॉलिश लैंग्वेज में कहूं कि ये तूफान से पहले ही शांति है? तूफान तो ऑलरेडी चल रहा है। नहीं, अभी रुक गया है। अभी रुक गया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा, हाँ सर ठीक हो गया। क्योंकि इतना बड़ा कमर्शियल रियल एस्टेट जिसकी रिफाइनेंसिंग होनी है, और कैसे होगी किसी को नहीं पता। और आपने सही कहा कि रीजनल बैंक ने ज़्यादा उसको फाइनेंस किया था। तो यानी कि अभी ये भरोसा कर लेना, बिलीव कर लेना ठीक नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल, कोई बैंक नया नहीं आया इसलिए नॉर्मल, ये बात ठीक नहीं है। करेक्ट, एग्जैक्टली, है ना। और नैस्डैक में आपने कहा कि जो तेजी, उसमें 9 कंपनियां हैं। दर्शकों को स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे, नाम बता देता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी नैस्डैक की है। एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, अमेजॉन, अल्फाबेट, सेल्सफोर्स और AMD। इनकी जो तेजी है वो S&P को पहले लेते हैं, उसमें 160% का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। और नैस्डैक की 91% तेजी इन 9 कंपनी की वजह से। बिल्कुल। बाकी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ये नैस्डैक की रैली धोखा है। और S&P में भी अब जो लास्ट 10 साल से जिस तरह से टेक्नोलॉजी कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया है, तो अब नैस्डैक में तो इनका वेट बहुत ज्यादा है ही। S&P 500 में भी इनका वेट 26-27% हो गया। एग्जैक्टली, इसीलिए तो S&P को भी अब ड्राइव कर रहा है। S&P को भी ड्राइव कर रहे हैं और नैस्डैक को ड्राइव कर रहे हैं। अजय सर, ये 2 हमारे मेहमान तो कह रहे हैं कि ये तूफान से पहले शांति है, इसमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। आपका क्या व्यू है? देखिए, हमारा बिलीव बड़ा सिंपल है कि एक निवेशक को इतना सारा नॉइज सुनेगा, एनालाइज करेगा तो मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, उसको इन्वेस्टमेंट का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपको इतना एनालिसिस करना है तो आप डेट इंस्ट्रूमेंट लेके शांत से रहिए, 9, 10, 12% का डिबेंचर ले लीजिए और आराम से रहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, उसमें भी टैक्स लगा दिया, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। देखिए, कोई चीज छोड़ी गई नहीं है, तो उसके लिए तो अब पैदा हुए तो टैक्स देने के लिए ही पैदा हुए हैं, और किस लिए पैदा हुए हम लोग। तो देखिए, तो मेरे हिसाब से देखिए, मार्केट में हमेशा हर माहौल में कई सारी चीजें पॉजिटिव चलेंगी, कई सारी नेगेटिव चलेंगी। आज समय काफी नेगेटिव चल रही है, खासकर इंडिया के लिए थोड़ी नेगेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ओवरसीज डिमांड कम होती जा रही है, आईटी में देखा स्लो डाउन देखा, अपने बायोटेक में देख रहे हैं, फार्मा में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर में डिमांड की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है आज की तारीख में। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको हाई इंटरेस्ट रेट के जो आइटम अगर इन्वेस्टमेंट मिलती है उसको लॉक इन करेंगे, आप सोएंगे भी शांति से, रिटर्न भी अच्छी कमाएंगे और इतनी एनालिसिस भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको इतनी एनालिसिस करनी पड़ी तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कोई भी निवेश रखना रोज के रोज। उसके बाद आप देखिए, उन कंपनियों को देखिए जहां पे मोनोपोली है। चाहे बाजार में जितना मर्जी माहौल बदल जाए, दाम गिर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कई मोनोपोलीज ऐसी हैं जो हमेशा प्रॉफिट कमाती रहेंगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपने जिक्र किया, आप इंडिया में ले लीजिए, मेटल कंपनी को ले लीजिए, ग्लोबल मेटल कंपनी को, कोई नई माइन रातों रात नहीं खड़ी होगी, एल्यूमिनियम चाहिए होगा, कॉपर चाहिए होगा आपको। वैसी कंपनियों में निवेश करिए जहां पे मोनोपोली है, कैश फ्लो अच्छी स्ट्रांग है, डिविडेंड आ रही है आपको, कंज्यूमर डिमांड से लेना देना नहीं है कि भाई आज का कस्टमर ने 50 ग्राम टूथपेस्ट खरीदेगा कि 100 ग्राम खरीदेगा टूथपेस्ट। सो ऐसे माहौल में जहां इतनी वॉलेटिलिटी है, मेरे हिसाब से हाई इंटरेस्ट डेट को लेके अश्योर्ड कैश फ्लो वाली कंपनियों की तरफ जाइए। और दूसरे, इंडिया में बड़ा बढ़िया है कि आपको कई सारी अच्छी एमएनसीज मिलती हैं, जैसे कैपिटल गुड सेक्टर वगैरह में है, जो लो लेवरेज पे हैं, गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा निवेश करिए। ये मैक्रो एनालिसिस अब हमारे भी बाहर हो चुकी है और हम भी कहते हैं कि हम शेयर को देखो भैया, मैक्रो में जो होगा होगा, अपना कंपनी क्या करेगी ये देख लो ज्यादा पहले।
ओके, तो स्पेसिफिक अप्रोच अब तो सीधे आ गया अजय जी इंडिया में। मॉर्गन स्टैनली ने तो इक्वल वेट कर दिया, थोड़ा सा सुधार दिया। पहले वो बहुत नेगेटिव थे, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि चाइना और वो सब ज़्यादा इंडिया से बेटर हैं, लेकिन अब इंडिया को इक्वल वेट कर दिया। तो अजय सर, ये जो भारत में चल रहा है इस समय, बड़ी तेज़ी का माहौल बन रहा है, वो इसीलिए कि अब यहाँ भी सब कुछ ठीक हो गया? ये सवाल थोड़ा सा मैं ट्वीक कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, इंडिया में अब ये जो सिचुएशन बन रही है हमारे यहाँ की, बैंकिंग सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, ओवरऑल ग्रोथ ओके कह सकते हैं आप, ना बहुत ही शानदार नहीं तो ओके कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो अगर इस प्रेमाइस पे हम चलें, इसको हम ठीक मान लें, तो फिर वो वाले स्टॉक ढूंढना या वो सेक्टर ढूंढना या वो थीम पकड़ना ज़्यादा ईजी है, जहाँ पे आप जो अभी कह रहे थे मोनोपोली है, रादर उसको मैं इस तरह कहूँ कि बड़े जायंट हैं और वो अभी भी सस्ते मिल रहे होंगे। देखिए, इंडिया की एक स्टोरी हमेशा से रही है डिमांड सप्लाई ऑफ स्टॉक की। फंडामेंटल पे इंडिया मार्केट कम चलती है, डिमांड सप्लाई पे एक चीज विजिबल है कि मार्केट में सेलिंग काफी कम हो गई है। लोकल तो सेलिंग ऑलमोस्ट थी भी नहीं और वो तो रुक गई है, और जो एफआई सेलिंग है फिलहाल तो काफी थम गई है इसके अंदर में। और उसके लिए आप मौका देखते हैं कि ये जो आज ने रैली देखी आपने, शॉर्ट्स कवरिंग रैली कह लीजिए, जो कर लीजिए, कि अब बेचने वाले बहुत कम हो गए हैं और लिक्विडिटी अभी भी काफी साइडलाइन पे पड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो आप म्यूचुअल फंड को ले लीजिए, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनी में ले लीजिए, इतना पैसा जब आएगा उनके पास में, आज की तारीख में 31 मार्च तक मेहर जी बैठे हैं, बताएंगे कि कितनी पॉलिसी आज खुल रही है कि आप बेतहाशा 31 मार्च का जो डेडलाइन था एचएनआई पॉलिसीज के लिए, उस हिसाब से बहुत पैसा आएगा इंश्योरेंस कंपनीज में। ईपीएफओ अब 10 से 15% करने जा रही है आपके ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को। मुद्दा यह है कि डिमांड इंडिया की इक्विटीज में बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी अभी भी बहुत बरकरार है, और देयरफॉर मार्केट को वेट ये करना होता है कि कब ये सेलिंग रुकेगी और हम जो नॉर्मल खरीदारी भी है वो शेयर प्राइस के ऊपर ले जाएगी। आई थिंक हम उस जोन में वहां पहुंचे हुए आज की तारीख में कि खरीदारी है, अभी भी आज काफी जबरदस्त हुई है, और बिकवाली बिल्कुल कम हो गई है, खासकर एफआई की तरीके से। अगर ये माहौल बना रहा तो मार्केट के लिए बहुत सटीक रहेगा। डिमांड सप्लाई को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, फंडामेंटल को भी छोड़ दीजिए, बट प्योर सिंपल लिक्विडिटी, आपने कहा ना एरोगेंस ऑफ लिक्विडिटी, मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका वो सेंटेंस। इंडियन मार्केट का तथ्य यही है, एरोगेंस ऑफ लिक्विडिटी। इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के लोगों के पास में है कि फंडामेंटल की तो मतलब एनालिसिस बहुत ही कम होती है। ये होता है कब अगर बिकवाली रुकेगी, दाम स्टेबल हुए, मार्केट स्टेबल हुई, खरीद लीजिए आप जाके शेयर को। तो आई थिंक इंडियन मार्केट वही चलती रहेगी उस हिसाब से। डिमांड इंडिया में आप जो कहते हैं बैंकिंग ग्रोथ, अब देखेंगे कितनी कम होने वाली है, बिकॉज आज की तारीख में जो भी कह लीजिए कंज्यूमर डिमांड का सीधा स्लोप नीचे आ रहा है और वो विजिबल है हर एरिया के अंदर में। बट एक तरफ वो विजिबल फंडामेंटल है, दूसरी विजिबिलिटी है, बहुत पैसा है सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के लिए, और हर बॉटम को वो जरूर इन्वेस्ट करेगा। मीर सर, इंडियन मार्केट कैसा लग रहा है आपको? बहुत कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है ये साल, ऐसा लग रहा है मेहनत करवाएगा। और जैसे अजय जी ने जस्ट मेंशन किया कि अगर मैं अपना ही सोच 2 या 3 महीने पहले की सोच में देखूं, तो क्लियरली ऐसा लग रहा था कि जो कंजम्पशन रिवाइवल है वो ऑलरेडी जो कैपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है उसको सपोर्ट करेगी, तो जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ वहाँ से आएगा। और हो भी रहा था, बिजी सीजन में, फेस्टिव सीजन में हमने देखा कि अच्छी डिमांड थी, काफ़ी सारी दिवाली सीजन गई जो, और प्लस जो होली के टाइम पे जो उसके पहले जो आई संक्रांति के जनवरी में, तो ऐसा लग रहा था कि ग्रेजुअल रूरल रिकवरी भी हो रही है। लेकिन अगर मैं लास्ट 3-4 हफ्ते की बात करूं तो ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कंजम्पशन इतना शायद स्ट्रांग नहीं है, शायद टेपर ऑफ हो रहा है, क्रैश नहीं हो रहा है, लेकिन शायद फ्लैटन आउट हो रहा है। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन लिंक सेक्टर्स हैं वो थोड़े ड्रैग करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल्स जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और फंडामेंटल्स काफ़ी साउंड है, वैल्यूएशंस काफ़ी साउंड है। तो मेरे ख्याल से एक न्यूट्रल व्यू है बाजार पे, बहुत ज़्यादा तेज़ी का व्यू भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मंदी का भी व्यू नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक जो है वो अपॉर्चुनिटीज तो अभी भी हैं। जैसे मैंने बात की थी कैंटार से, जो कि एफएमसीजी के लिए रिसर्च करते हैं, तो उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है, यानी डाइनिंग आउट के लिए जाना, मूवी के लिए बाहर जाना, जिम या महंगे आइटम कोई ख़रीदना, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग पे खर्च करना, ये सब कम हो रहा है, या उनको अवॉइड कर रहा है आदमी जिसके बिना उसका काम चल सकता है।
केवल इसेंशियल्स पे खर्च कर रहा है, ये मैं रूरल की बता रहा हूँ, और एक्चुअल में 0.54% की ग्रोथ है एफएमसीजी की उन इलाकों में। और उससे भी ज़्यादा एक चिंता कहें या रिवीलिंग फैक्ट है कि जो भी ग्रोथ दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है आपकी। तो अगर 2.5%, 2.7% आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज है तो वो वॉल्यूम ग्रोथ इसलिए दिख रही है आपको, एक्चुअल में वो ड्रॉप है 3 किलो, हाँ 2.7 kg का ड्रॉप आया है पर्सनल कंजम्पशन में। सो ये एक तरफ ये पिक्चर बनती है, दूसरी तरफ के शेप भी है एक्चुअली दूसरी तरफ ये के शेप भी है। तो ये एक बहुत विचित्र सी स्थिति में भारत चलता चला जा रहा है और लिक्विडिटी जम गया सिस्टम में, इसमें भी कोई शक नहीं। तो वो मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है। जैसे अब आप फ्राइडे को देखिए मार्केट में क्या ज़बरदस्त रैली बनी है ना। वो अब वो दिखता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ हरा भरा है क्या, बट और डीप में जाइए तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखा कि बिल्कुल कलिंग हुई है ना, आधे आधे कर दिया स्टॉक को। करेक्ट। तो इसको कैसे डिकोड किया जाए? वो तो एक तरह से अच्छी बात है, काफी सारी जो करेक्शन हो चुकी है तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हो ही चुके हैं। और खास करके अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो उनमें जो सेक्टर्स हैं वो तो बड़े बड़े इंडाइसिस में होते ही नहीं है। तो अब स्मॉल केमिकल कंपनीज देख लीजिए, ऑटो एंसिलरीज देख लीजिए, एंटरटेनमेंट मीडिया देख लीजिए, मिड कैप आईटी देख लीजिए, ये सब ये जो है जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, काफ़ी सारी जो हम देखें कि डिफेंस लिंक कंपनीज हैं, एक दो जो पीएसयू हैं बड़े हैं, लेकिन बाकी सारी जो टेल है डिफेंस की वो काफ़ी मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। तो उसमें स्टॉक पिकिंग का एक्चुअली काफ़ी अच्छा चांस मिलता है, और ऐसी जब करेक्शन होती है तो बिल्कुल उसमें पिक एंड चूज करना ही चाहिए। ओके, परफेक्ट। अनुराग जी, आप लोगों का इंडिया के बारे में नज़रिया कुछ चेंज हुआ क्या? अब आपको लगता है कि इंडियन मार्केट सस्ता हो गया है? सो नीरज, दो ट्रेंड्स की बात करते हैं। एक ये है कि अगर हम ये शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस को भूल जाए तो लॉन्ग टर्म इंडिया इज ऑन अ ट्रेंड ऑफ बीइंग अ लोअर इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी। अल्टीमेटली आप अब इसको 90s के ट्रेंड से देखिए। 90s 2000 में रेट क्या 15-16% हुआ करते थे। इवन 2000s में भी 12-13% पे होम लोन्स एक आम बात हुआ करती थी। आज बात ये हो रही है कि देखिए 8-9% हो गया तो डिमांड स्लो डाउन हो गया। तो अल्टीमेटली दी लॉन्गर टर्म ट्रेंड इज टूवर्ड्स लोअर रेट्स, लोअर इन्फ्लेशन, which is always very good for the economy. अब ये short term turbulence अगर यहाँ पे फेडरल रिजर्व की खत्म हो जाएगी and once they pivot, RBI is I think more than ready to pivot back and reduce the rates because already these rates are very high. So I think एक तो ये इतना structural strong tailwind बनता है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि इस दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। We can recall the US growth between 80 and 2000 वो तकरीबन इन्हीं चीजों पर बनी थी कि इन्फ्लेशन 80 के बाद में एकदम it was no longer a problem, and then rates continuously went down, जिससे 1982 के बाद से एकदम it was like an unprecedented bull run in US. So I think India is at the cusp of that point. We should not miss out कि ये longer term ये trend रहेगा, and whenever rates go up, ultimately वो go down, इकोनॉमी के लिए उनको ऊपर लाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, जो हम यूएस यूरोप में नीरज देख ही रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बुल ट्रेंड है। सेकंड, नीरज एक छोटा सा ट्रेंड करें, आई थिंक मैं भी चार्ट्स को क्विकली ऑब्जर्व कर रहा था। निफ्टी की ऑलवेज एक टेंडेंसी है, एंड आई थिंक वो विच इज वेरी नेचुरल बिकॉज कोई भी मार्केट में लीनियर रिटर्न्स नहीं होते हैं। इट सडनली एक बार वो एक स्पाइक में आपको 40% रिटर्न देता है 1-1.5 साल में, एंड देन इट कंसोलिडेट्स फॉर अनदर 2-3 years। तो अगर हम देखें तो वो 7,000 से 9,000 का पे जंप कर गया था बिटवीन एट 2015, and then from 2015 से 2017 it consolidated, right? It absorbed that level of earnings. उसके बाद में फिर वो एक उसने जंप लिया till 12,000 just before COVID, and then just before COVID तक वो उसको absorb करता रहा। 2016 में उसने 2017 के आसपास उसने जंप लिया 2018 में 18,000 पे। उसके बाद जो सडन स्पाइक आया नीरज, वो एक 12 से 18,500 वाला, आई थिंक उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बिटवीन दिस रेंज 15 से 18, एंड इट टेक्स अबाउट 2 to 3 years नीरज टू एब्जॉर्ब दैट, बिकॉज अर्निंग्स लेवल और मल्टीपल को एडजस्ट होना होता है मार्केट के हिसाब से। बट आई थिंक मुझे अजय जी की बात बहुत अच्छी लगी कि इंडिया हमेशा एक रिलेटिव अर्निंग्स पे चलता है, इसको आप एब्सोल्यूट सेंस में नहीं देख सकते हैं। तो आई थिंक विद इन रिलेटिव सेंस एंड कीपिंग इन माइंड दिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड के इकोनॉमी में लोअर रेट्स चलेंगे, रिटेल पार्टिसिपेशन, ईपीएफओ, इंश्योरेंस, पीएमएस एंड एवरीथिंग, ये उसको नीचे गिरने नहीं देगा। तो अल्टीमेटली एक फ्लोर है इंडियन मार्केट का जिसके बियॉन्ड आई थिंक इट डजंट फॉल, और उसके बीच में जैसे ही वो मौके आते हैं यू हैव टू क्विकली लैच ऑन टू दैट, राइट? इस समय जैसे आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं आईटी कंपनीज में
काफी रीजनेबल फॉल आ चुके हैं। तो ऐसे में अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशंस बनानी चाहिए, बिकॉज ये फिर ये आपको 15 की मल्टीपल्स पे तो अब शायद ना मिले ये कंपनीज। तो आई थिंक इस तरह का नजरिया है नीरज के वी शुड अल्टीमेटली try and pick sectors, not all at a time, but selectively, right? और अल्टीमेटली फाइनली नीरज एफआईआईज कितना बेचेंगे? 17% पर तो आ गए हैं, 17-18 पे होल्डिंग आ गई है, तो एक पॉइंट पे तो दे विल आल्सो हैव टू स्टॉप, राइट? बिकॉज दिस इज द ओनली ग्रोइंग मार्केट जो कि आपको इस समय ग्रोथ दे रहा है वर्ल्ड में, राइट? बाकी सब मार्केट्स नहीं मान कहाँ रहे हैं वो 2014 से आप लगाइए तो बीच में 2 साल उन्होंने बाई किया केवल, उसका कंटिन्यूसली सेलर है। अभी 2.5 लाख करोड़ उन्होंने लास्ट ईयर बेचा है, अब तक 60-70 हज़ार करोड़ बेच चुके हैं, मान ही नहीं रहे वो। ओवरऑल इक्विटी में ओनरशिप उनकी डेफिनेटली 17-18% पे आ गई है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे, वो बेचते जा रहे हैं। पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज किया नीरज जी, और मैं इस पे ना आपके अंग्रेजी चैनल में प्रशांत ने एक बहुत अच्छा डेटा एक बार शेयर किया था, मैं उसको जस्ट वापस रिफ्रेज कर रहा हूँ। 85% ऑफ द एफआईआई पार्टिसिपेशन इन इंडिया इज थ्रू एक्टिव फंड्स, अबाउट 7-8% ETF से है। नाउ अगर एक्टिव फंड्स में 85% पार्टिसिपेशन है तो वो उसको एक्टिवली चर्न करेंगे बेसिस आपकी पोजीशनिंग क्या बन रही है। तो अगर चाइना की तरफ फ्लो जा रहा है तो वो उसको वहां पे ले जाएंगे, प्लस एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट कि वहां से मनी इमर्जिंग मार्केट से पुल भी हो रहा था। तो वो दोनों चीजों को देखते हुए ना उन्होंने ये अपॉर्चुनिस्टिकली, हमें बीच में ऐसे मौके आते हैं जहां पर एक्टिव चर्न होता है पोर्टफोलियो में, राइट? बट अल्टीमेटली आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू दिस बियॉन्ड दिस। और चाइना से तो आप जानते हैं कि पैसा डालना तो आसान है, ले जाना निकालना मुश्किल है। अरे फिर भी आप लोग बुलिश हैं सर, मॉर्गन स्टैनली तक उसमें बुलिश है। तो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये यूएस फैसिनेशन समझ नहीं आता कई बार, इस यूएस मार्केट का कुछ ज्यादा फैसिनेशन है चाइना से, एंड एट सम पॉइंट इट विल ब्रेक, इट्स ऑलरेडी टू द पॉइंट वेयर दे आर रियलाइजिंग कि यार देखिए डोंट रिलाई टू मच ऑन दिस मार्केट, राइट? बट फैसिनेशन जरूर है, एंड समवेयर जैसा होता है ना, जैसा आपने वो जैसी रही भावना जिसकी वैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिल से, राइट? बिकॉज यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना स्ट्रांग है ना, वो चाइना से कोई भी कंपनी आती है उनमें वो यूएस नेचुरली अज्यूम्स कि वहां पर भी ऐसा ही है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस फिनोमेना, जबकि इट इज एंटायरली वेरी डिफरेंट, एंड मार्केट एट देयर ओन कॉस्ट इज रियलाइजिंग दिस कंपनी बाय कंपनी, राइट? कि द चाइना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी डिफरेंट, राइट? सो उस पर आप यू कांट बिहेव लाइक यार ये तो बड़ी सस्ती कंपनीज है, 9 के मल्टीपल पर मिल रहा है, लेट्स गो मेक अ पोजीशन। दैट्स नॉट हाउ इट बिहेव्स नीरज। आई थिंक वो मार्केट लर्निंग ले लेगा नीरज, हर मार्केट का एक समय आता है, मार्केट विल इवेंचुअली लर्न, यूएस मार्केट्स एनएफआईज, दैट यू कांट टेक मनी सो इजीली आउट ऑफ सर। नेक्स्ट अब हम लोग किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, मेरे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है जो अगले 40 साल तक हम लोग प्रोडिक्शन कर सकते हैं उसके आधार पर एक्सट्रापोलेट करके, उसमें 2 ही कंट्री लीड करेंगी सर, चाइना और इंडिया, नो अदर। आपका यूएस तो सर बहुत पीछे जाने वाला है, मैं किसी ना आपके साथ डेटा शेयर करूंगा, यानी अगर ये अगले किसी और दिन की चर्चा है। अजय सर एक चीज़ बताइए, एक हम लोगों के यहाँ भारत में ये कहते हैं क्या मतलब सच्चाई भी है कि 12-14-15% का CAGR बनता है इंडेक्स लेवल पे, आप कभी भी देख लीजिए एवरेज। तो मान लीजिए आप किसी भी 5 साल के टाइम पीरियड उठाएंगे तो उसमें किसी एक साल ज़्यादा होगा कम होगा, लेकिन एवरेज आउट ऐसे ही होता है। अगर हम 18 से 23 का लें 5 साल का पीरियड, तो इसमें केवल 18 महीने ऐसे थे जो शायद मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक के रहे होंगे जहां पे ज़बरदस्त गेन हुआ, और वो कोरोना पीरियड था पीक वाला, उसके आगे पीछे कुछ पैसा नहीं बना किसी का। अब अगर हम पिछले 2 साल से 5 साल आगे का जोड़ें तो लास्ट 1.5-2 साल से पैसा नहीं बना है, तो क्या ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर हम इस 5 इयर्स के टाइम फ्रेम को बनाएं तो अब हम मिडिल में खड़े हुए हैं, और यहां से अगर हम 3 साल और ले लें तो किसी एक साल में बहुत भयानक रैली आएगी और उसमें अच्छा पैसा बनेगा, फिर वो बाद में 5 साल हम जोड़ेंगे तो एवरेज आउट होकर वही 14% आएगा। क्या ये थ्योरी आपको लगती है कि बाय आउट करनी चाहिए और मिडिल में खड़े हैं इसलिए ये इन्वेस्टिंग का राइट टाइम हो सकता है? देखिए प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है कि किसी इन्वेस्टर को भी कि आप सही टाइम पे निवेश डालेंगे और वो मार्केट का लो बॉटम होगा। और फिर सबसे बड़ी बात आपने ये नहीं बताई, इन्वेस्टर्स जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको जब रैली होती है निकलना भी पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम हमारी मार्केट की ये रही है इन्वेस्टर्स की कि जो लॉन्ग टर्म थ्योरी जो इन्वेस्टमेंट की बताई जाती है किताबों में जो ज्ञान देते हैं उसमें शेयर प्राइस शुरू होती है और खत्म वहीं पे होती है, और इन्वेस्टर देखता रहता है कि यार मैंने 7 साल तो बिता दिए इस शेयर के अंदर में और मैं वहीं का वहीं रह गया। बॉटम लाइन इंडियन मार्केट की बड़ी सिंपल हो गई है अब कि अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, कंपनी जो मर्जी हो, डजंट मैटर कैसी कंपनी हो, प्रॉफिट बुकिंग इज द ऑर्डर ऑफ द डे, बिकॉज इंडियन मार्केट
वर्ल्ड की सबसे महंगी मार्केट है। 25 से 30 की पी तो सब कंपनियों में है और ग्रोथ 6% है। तो अगर आप रैली मिलती है आपको वो रैली खरीदनी नहीं है, रैली को बेचना है और प्रॉफिट बुक करना है। वो ठीक है, अगला इंसान जो लेगा वो 5% और आपसे कमा के निकल जाएगा, वो उसकी किस्मत। बट अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो इंडियन मार्केट ने आप बहुत पेनलाइज किया इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, कि आपने लोगों ने 10-10 साल शेयर रखे हैं, अब नो रिटर्न पे बैठे हुए हैं। आप सबसे उम्दा शेयर ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए या टाइटन को पिछले 5-7 साल में ले लीजिए, या जो भी शेयर उठा लीजिए आप। जो भी लॉन्ग टर्म रहा है इस शेयर के अंदर में, बेहतरीन कंपनियां, कोई डाउट नहीं है, बट क्या निवेशक ने पैसा कमाया है? आंसर इज नो। तो जो माहौल बन रहा है इक्विटी मार्केट में, वो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बम्पर ऊपर जाएगा मार्केट, आपको उसमें आपको रैली है मिल रही है, बहुत बढ़िया, आपको प्रॉफिट इन कैश करना है, और फिर जब वो नीचे आएगी कोई रीजन मिलेगा। मार्केट को कोई रीजन नहीं चाहिए होता, मार्केट यूक्रेन इन्वेंट कर लेगी, मार्केट एक एसयू बैंक का फॉल इन्वेंट करेगी, जो भी करेगी, मार्केट जो ऊपर गई है गिरेगी जरूर। और इंडियन कंपनी में खासकर, जहां आप हाई पी पे आज भी आप इतनी करेक्शन के बाद भी, जो आपकी एनएससी है, आप मेजर स्टॉक्स देखते हैं 50, क्या पी है उनकी और क्या ग्रोथ रेट है? कईयों का ग्रोथ रेट तो ऑलमोस्ट जीरो है, कंपनी का पी है 22, 23, 25 के हिसाब से। वो एक ही चीज कहती है नीरज जी कि प्लीज बुक योर प्रॉफिट, अगर, और वही रियलिटी है जो आपके बैंक में पैसा आ चुका है, बाकी सब पेपर है, मिथ्या है। एंट्री का टाइम है क्या ये? मैं उसके लिए सवाल है मेरा कि मैं तो खाली बैठा हूं, मेरे पास पैसा है, लगाएं। बहुत लकी आप। नहीं, कैश इज किंग। अजय सर कह रहे हैं कि पैसे लेके बैठ रहोगे तो क्या होगा, लगाओ तो पहले तो प्रॉफिट बनेगा। तो लगाने का सही लॉ ऑफ एवरेजेस, जो भी मैंने एक्सेल सीट की गणना आपको बताई कि पिछले 2 साल कुछ नहीं बना है, हो सकता है अगले 3 साल में बढ़िया बने। एवरेज तो तभी बनेगा ना 15% का। देखिए सर्टनली आज 31 मार्च है, टिल यस्टरडे निफ्टी ने 0 रिटर्न्स दिया था फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 2022। अब आज क्योंकि मार्केट 1.5-2% ऊपर है तो शायद हमारे रिटर्न्स पॉजिटिव आ जाएंगे, डिविडेंड ऐड करेंगे तो शायद निफ्टी 3-4% का रिटर्न दिया है लास्ट 12 महीने में। उसके पहले भी चौपी रहा था। तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ जब तक आ रहे हैं, और आ रहे हैं क्लियरली, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 20-22% ग्रोथ आएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, वो शायद अब 17 से 16 इतना हो जाएगा, थोड़ा डाउनग्रेड हो सकता है, लेकिन फिर भी अर्निंग्स ग्रोथ है। तो जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा, ऑलरेडी मार्केट एवरेज वैल्यूएशंस पे आ गया है, थोड़ा ही ज़्यादा वैल्यूएशन पे है एवरेज से, लॉन्ग टर्म एवरेज से, और नेक्स्ट 3-6-8 महीने जब देखेंगे तो वैल्यूएशन रोलिंग बेसिस पे और भी कम होती जा रही। तो मेरे ख्याल से अब जो निफ्टी लेवल पे मैं अगर कहूँ, और इवन एट द ब्रॉडर मार्केट लेवल, फ्रॉथ है, लेकिन इतना नहीं रहा जितना पहले था। तो ऑलरेडी हम 1.5 साल का करेक्शन देख चुके हैं, टाइम करेक्शन हो चुका है, प्राइस करेक्शन भी हो चुका है। 18,800 का पीक हमने देखा, आज 17,000 के लेवल पे हैं। तो प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों काफ़ी हो चुके हैं। तो बारिंग ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, मेरे ख्याल से ये एक स्टेबल लेवल हो सकता है टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। यहाँ से स्लोली आप इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक सेक्टर का आपने जिक्र किया, डिफेंस का, क्या ये एक स्पेशल सिचुएशन इवेंट है या ये एक बहुत ही लंबी लॉन्ग टर्म की स्टोरी बन रही है? ये मैं कहूँगा स्पेशल सिचुएशन है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म स्पेशल सिचुएशन, क्योंकि वेरी क्लियरली गवर्नमेंट की आंख खुल चुकी है। एंड जो जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि X% ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट 75% तक ऑलमोस्ट कर देंगे, वो आपको फोर्सिबली डोमेस्टिक से ही खरीदना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा किक स्टार्ट है फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस। और छोटी से लेके अनलिस्टेड में इतनी सारी कंपनीज हैं, और लार्ज ग्रुप्स तो ऑलरेडी हैं ही इसमें। तो ये क्लियरली एक डायरेक्शनली मल्टी ईयर स्टोरी बन सकती है, नॉट ओनली इन डिफेंस बट सिमिलर थिंग्स ऑन रेलवेज ऑल्सो। रेलवे की अपन कैपेक्स स्पेंडिंग देखें तो 80,000 करोड़ हुआ करती थी थोड़े साल पहले, वो 2.5 लाख करोड़ तक पहुंची है। 3 से 4 गुना की कैपेक्स रेलवे में हो रही है, हाईवेज वगैरह है। तो गवर्नमेंट जो वेरी क्लियरली लोकल स्टिमुलस के लिए, लोकल इकोनॉमी को स्टिमुलस देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए PLI स्कीम्स कर रही हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फोर्स कर रही है, एंड रेलवेज का भी प्रोक्योरमेंट लोकली बढ़ा रही है। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया वाला जो थीम है, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता हथियार है। बन रहा है, बनेगा, वो सब इन्वेंट्री बनाएंगे क्या उसकी? नहीं, ये तो देखिए, अब तो क्या होता है उसका यूज कहाँ करेंगे? जब जो एक बार जब स्टार्स अलाइन हो जाते हैं ना, तो
काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है। तो फर्स्ट हमको वेरी क्लियरली जिस तरह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, सबसे बड़ा ऑयल है, गोल्ड है, एंड देन डिफेंस प्रोक्योरमेंट है। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में तो न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात है, बट नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि भाई आपको क्रूशियल टाइम पे अगर आपको रिप्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो आप कैसे करोगे देश को डिफेंड। तो ये क्लियर एक आफ्टर 2020 जब से चाइना से हुआ एक स्टिमुलस मिल गया कि भाई खड़े हो गए सब के नहीं अब तो करना ही है इसको। तो नॉट ओनली इन डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बट इवन बॉर्डर्स में जो काम हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से रोड नेटवर्क बन रहे हैं, सारी जो चाइना बॉर्डर पे रोड नेटवर्क बन रहे हैं, वो इटसेल्फ इज अ बिग स्टिमुलस। तो ये है। और हमने ये देखा है कि जब एक इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर आता है तो इनोवेशन अपने आप ही आ जाता है। करेक्ट। एंड इनोवेशन के साथ साथ ये भी होता है कि एक क्रिटिकल मास इकोसिस्टम बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप अपने आप एफिशिएंट हो जाते हो। तो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, इनोवेशन आती है, तो आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाते हो। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि न सिर्फ ये लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए काम आएगा, लेकिन ये एक्सपोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा ओपनिंग हो जाएगा हमारे लिए फॉर डिफेंस एज वेल एज द रेलवे काइंड ऑफ आइटम्स। और हम देख रहे हैं ना कि आर्मीनिया में अभी जब स्कर्मिश हो रही है तो देयर आर डिमांड्स फ्रॉम इंडिया टू सप्लाई टू आर्मीनिया एम्यूनिशन, और वो जा भी रहा है। हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हेलीकॉप्टर्स हैं ऑलरेडी एशिया और यूएई में उसकी डिमांड आ रही है। तो ये एक क्या बोलते हैं ट्रिगर है। और दूसरी चीज है कि एम्यूनिशन की अगर बात करें तो ये यूक्रेन वॉर में जिस तरह से एम्यूनिशन यूज हो रही है, यूएस और यूरोप में अब उनके खुद के लिए कम पड़ रहे हैं एक्चुअली। तो ये तो एक रिप्लेनिशमेंट जो रीस्टॉकिंग करना होगा वो भी काफी साल की स्टोरी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अजय सर, मैं ब्रेक लूज से पहले मुझे आपसे भी समझना है कि मेटल छोड़ के कोई ऐसी स्टोरी इन मेकिंग है क्या जो इस समय लोग उसके तरफ देखना शुरू कर दें, मौके का फायदा उठाएं? देखिए, स्टोरी बन चुकी है, थोड़ी और बनेगी इस होटल की स्टोरी। इंडिया में होटल इंडस्ट्री की जो स्टोरी है वो काफी अंडर वैल्यूड रही है, परफॉर्मेंस भी काफी ठीक नहीं रही है। पहली स्टोरी बनी है उनकी आप टैरिफ के ऊपर में, पिछले 12 महीने में टैरिफ का 30 से 40%, 50% ग्रोथ हुआ है और आप रेट बहुत बेहतरीन। दूसरा टैरिफ स्टोरी बन रही है कि उन्होंने बिजनेस होटल की जगह लेजर होटल पे फोकस कर दिया है और आप उनमें कई सारे सब डिविजन्स किए हैं। और इस माहौल के अंदर में 2 ही 3 चेन्स हैं, 2 चेन खासकर इंडिया में, एक इंडियन होटल की, एक आईटीसी की है, जो सुप्रीम मार्केट शेयर पे बैठी हुई है। ऑलमोस्ट मोनोपोली है कि अगर आपको कोई भी लाइसेंसिंग करनी है होटल की, अपने रिजॉर्ट की या किसी अपने कॉटेज की, तो आप इन्हीं 2 चेन पे आते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चरल स्टोरी होटल में बन रही है और वो बियॉन्ड होटल है। होटल नाम एक्चुअली कंपनियों का है, बट आपने देखा होगा उन्होंने कहा आमिया स्टे ले लीजिए, उन्होंने कहा रिजॉर्ट ले लीजिए, अब तो आप ताज में भी आईटीसी से आप एक कॉटेज भी 4 बेडरूम का भी आप ले सकते हैं। तो जो ब्रॉड बेस किया उन्होंने नेटवर्क अपने सिस्टम को लेजर ट्रैवल के लिए, आई थिंक वो एक सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा खासकर इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, बिकॉज आप लोकेशन उतनी ही है जितनी आप मिल सकती है आपको आज की तारीख में, और डिमांड इस प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया को देखेंगे कंज्यूमर में, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर स्टोरी बन रही है होटल में। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक वहां पे एक ही है या 2 स्टॉक है, आईटीसी का होटल अलग नहीं है लिस्टेड, तो चॉइस नहीं है इन्वेस्टर्स को, बट स्टोरी बहुत बेहतरीन बन रही है। और इंडियन लेजर ट्रैवल तो अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उसे कहेंगे विदेश को देखते हुए 5% भी नहीं अभी जो शुरू हुआ है, और जब ये 20-30% और बढ़ेगा साल भर साल, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू और साइज एंड स्केल, आप सब होटल चेन साइज भी ग्रो कर रही है, वॉल्यूम भी ग्रो कर रही है, एआरआर भी ग्रो कर रही है, प्रोडक्ट भी ग्रो कर रही है। और इस माहौल के अंदर में जब आपने जैसे मेयर जी ने कहा के शेप रिकवरी का माहौल है, हमको पसंद नहीं है, के शेप का वर्ड ही पसंद नहीं है, बिकॉज उसका मीन है कि काफी लोग पीछे छूट जाते हैं। बट रियलिटी है जो लोग इंडिया में आगे बढ़ गए, इनके परचेजिंग पावर है, बेहतरीन खर्च कर रहे हैं, और ऐसी कंपनियों को इतना बढ़िया मुनाफा होगा अगले 4-5 सालों में कि शायद इन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। पहला मुनाफा भी हुआ टैरिफ का, अब ग्रोथ का मुनाफा अब होगा, और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है। ये प्रॉपर्टियां फिर से नहीं मिलेंगी किसी को भी। तो एसेट ग्रोथ, लाइसेंसिंग ग्रोथ, पावर, मोनोपोली, रेट, राइट कंज्यूमर, राइट कंट्री, और इसके आगे मैं क्या बोलूं? मैं इसके आगे बोलता हूं सर, ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन ब्रेक से जाते जाते 2 चीज़ें कहना चाहता हूं मैं इस होटल के संदर्भ। देखिए कैसी विडंबना है, आईटीसी की इसी बात के लिए क्रिटिसिज्म होती थी, आलोचना होती थी कि उनका कैपिटल एलोकेशन बड़ा ख़राब है, क्योंकि वो जिधर कमाते होटल वाले में एलोकेट करते, जो कि बिल्कुल चल नहीं रहा है।
लेकिन कोविड ने ऐसी किस्मत बदली है कि आज होटल जो है टॉप सेक्टर में है, तो जैसा अजय जी कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, एक तीसरी चेन है, राधा जिन दो की हमने चर्चा की उसके अलावा एक तीसरी चेन है लेमन ट्री की। उसके जो प्रमोटर हैं पतंजलि केशवानी जी, उनका ये कहना है कि नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में हम उतना पैसा कमाएंगे जितना हमने पिछले 20 साल में नहीं कमाया। इस तरह से होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो इसको कई बार कहते हैं ना कि समय या वक्त बदलते देर नहीं लगती और आपको पता भी नहीं चलता। उसी होटल इंडस्ट्री के आज दिन ऐसे फिर रहे हैं जिसको कभी कोई पूछता नहीं था। छोटा सा एक ब्रेक के बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, आरबीआई क्या करेगा। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि असली खेल है पैसे का फ्लो। अगर उसकी लागत बढ़ती है तो सब कुछ फिर धरा रह जाता है। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइसजेट के बारे में। दरअसल स्पाइसजेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाई अप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइसजेट के नाम से। स्पाइसजेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइसजेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और डीटीसी बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइसजेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सॉफ्टवेयर 1994 से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, टीसीएस के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज बनाने का, और वो भी महज 5 महीने में। एनएसडीएल के लिए उन्होंने डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो 5 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आज भी टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस तरह का स्केल आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी और वो करीब 7.5 गुना उस समय पर आईपीओ लिस्ट हुआ था, आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी। और 2004 में आया आईपीओ उस समय किसी भी निजी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ था। टाटा सन्स के लिए टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का करीब 57% हिस्सा टीसीएस अकेला देता है। टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 50% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है और टाटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों का रफली 60% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है। तो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट टीसीएस रिलेटेड। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीकेंड स्पेशल मार्केट चर्चा में। और हमने 2 विषय बड़े विस्तार से बहुत डिटेल में चर्चा की और आपको 2 बोनस भी मिले हैं। 2 सेक्टर पे भी हमने चर्चा कर ली, एक डिफेंस और दूसरा होटल सेक्टर में, और मेटल में भी हल्की सी चर्चा अजय जी ने कर ही दी है। तीसरा विषय जो और महत्वपूर्ण है, जो आपके मन में सवाल होगा उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी में क्या करेगा। क्या वो ब्याज दरें बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा? अगर बढ़ाएगा तो क्या लॉजिक है, और नहीं बढ़ाएगा तो उससे क्या लॉजिक बैठता है और क्या उससे होने वाला है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुराग जी, आपसे शुरू करते हैं। आप तो जो कि इंडियन मार्केट को भी बहुत करीब से ट्रैक करते हो और बॉन्ड मार्केट और ये सब में आपकी जो है बड़ी गहरी दिलचस्पी है। आरबीआई के लिए इस समय आइडियल क्या होना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? नीरज, वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, बिकॉज अगर रेट नहीं बढ़ाएगा नीरज तो एक्सचेंज रेट में गिरावट आ जाएगी। और द लास्ट थिंग एनी कंट्री दिस पॉइंट इन टाइम, ये थोड़ा सा समय है लेकिन इसको काटना होगा, क्योंकि आपकी करेंसी नहीं गिर सकती है और फिर आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। अभी देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इंडिया का अच्छा आ गया है, तो मे बी देयर इज सम कंफर्ट। डीप डाइव में मार्केट क्या सोच रहा है
वो हमें पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट उनको चलने देना चाहिए। एंड देन उससे करेंसी एक स्टेबल लेवल पे रहेगी, और उसके बाद देखेंगे आगे फेडरल रिजर्व का क्या मूव होता है, और अगर टर्न कर जाएगा देन इट्स ऑल द मोर वेरी गुड फॉर एवरीवन। दैट्स माय ब्रॉड सेंस, नीरज। और अनुराग, क्यों फॉलो करना चाहिए हमें फेड को? हमारी जो 250 बेसिस पॉइंट की हम बढ़ा चुके हैं, हम प्री कोविड लेवल से ऊपर जा चुके हैं। एक बार स्किप करें हम मेरा मतलब ये है कि मैं मानता हूँ कि शक्तिकांता दास जी बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है, और उन्होंने जैसे मैनेज किया है वो कमेंडेबल है। वर्ल्ड का बेस्ट मैं मानता हूँ कि सेंट्रल बैंकर है जिसने नोट नहीं छापे और आज हम कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन अब मुझे लगता है रुकना चाहिए। ये कई रिपोर्ट्स भी करी सर, मुझे नहीं लग रहा है, SBI की रिपोर्ट पढ़ी है, उसने भी यही कहा कि अगर स्किप कर दें तो बड़ी बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी बढ़ा चुके हैं। तो आप एक बार स्किप करिए, देखिए किस तरह से होता है। करेंसी हो सकता है कि 83 के ऊपर चली जाए, तो आपकी पिछले 7-8 सालों की करेंसी डिप्रिशिएशन देखिए ना। अगर आप आज़ादी के बाद से हर साल अगर हम 2% जोड़ें तो आप उस लेवल पर नहीं खड़े हैं कि आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत अगर हो भी जाए, लेकिन इधर बचेगा, क्योंकि ये जो 10, 11, 12% पे ब्याज दर पहुँचने रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करेगी। तो इसमें क्या बुरा है, एक बार स्किप कर देना चाहिए। क्यों फेड को फॉलो करें हम? सो नीरज, उसमें दो चीजें हैं। एक तो उसमें कॉन्स्टेंटली RBI के भी मॉनेटरी जो MPC के मेंबर्स हैं, दे ऑल्सो से दैट हमारे रेट काटने से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट का। सो कई बार ऐसा नहीं है कि हमने रेट बढ़ा दिया तो बहुत इन्वेस्टमेंट कम हो गया, बिकॉज इन्वेस्टमेंट गोज बाय द वे ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। वो अगर बिलो 80 है और 70s में ही है, अर्ली 70s में है, तो फिर कैपेसिटी आप रेट को कम भी कर दीजिए तो नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड कंज्यूमर उस पर फर्क पड़ता है, कंजम्पशन पे फर्क पड़ता है। थर्ड, आई एग्री नीरज कंप्लीटली, वी शुड नॉट फॉलो दी वेस्टर्न वर्ल्ड। उनकी प्रॉब्लम अलग है, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सचेंज रेट का समस्या ऐसी है जो हमें बाइंड कर देता है इन द शॉर्ट टर्म। मे बी दे कैन स्किप 25 बेसिस पॉइंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड मे बी दे कैन ट्राई एंड डेयर इट दैट चलिए देखेंगे, अगर आगे प्रॉब्लम होती है तो देन दे कैन कम बैक एंड स्टार्ट रेजिंग इन द सिंक। बट अभी तक देखा गया है कि सभी मार्केट्स इन द सिंक चल रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिए वो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, वो रेट एक्सचेंज रेट को संभालने के लिए बढ़ा रहे हैं। मेरे सर, क्या करना चाहिए RBI को, या आपकी उम्मीदें क्या हैं? मेरी उम्मीद यह है कि 25 बेसिस पॉइंट्स 25.25% बढ़ाएंगे। ये तो आपको ऐसा लगता है कि वो बढ़ाएंगे? आपको क्या लगता है, बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्लोबली जिस तरह से इन्फ्लेशन का हवा फैला हुआ है, तो सेंट्रल बैंक्स को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी रीएस्टैब्लिश करनी है। तो ऐसे अनसर्टन माहौल में भी आप देखें अगर, तो फेडरल रिजर्व ने भी टाइटनिंग करना बंद नहीं किया। ECB ने 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया 2 हफ्ते पहले। तो मेरे ख्याल से ये जो एक सेंट्रल बैंकर्स का उद्देश्य है कि उनकी क्रेडिबिलिटी रीएस्टैब्लिश हो, क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टिमुलस कर दी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा था रिकॉर्ड लेवल तक, तब वो बोले थे ट्रांजिटरी है, ये तो चला जाएगा। सडनली 2022 में सबको लगा ये तो ट्रांजिटरी नहीं है, शायद स्टिकी हो गया। तो जो गलती पीछे की है उसको शायद ओवर कॉम्पेंसेट भी कर ले ये लोग, बट दैट्स द वे साइकोलॉजी सबकी होती है। तो मेरे ख्याल से ये करते रहेंगे, ये उम्मीद है मुझे। प्लस इंडिया में जस्ट अभी न्यूज़ आया कि स्मॉल सेविंग्स रेट के जो नेक्स्ट क्वार्टर के रेट्स हैं वो 20 बेसिस पॉइंट्स से 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक पूरा सिस्टम है वो ऊपर जा रहा है और जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है वो रेज ना करे। मेरे ख्याल से उसको भी मैच करने के लिए क्योंकि बैंक को डिपॉजिट अट्रैक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, और वो हायर रेट्स पे ही होगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लास्ट एक 2 हफ्ते में जो CD रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो 25 बेसिस पॉइंट्स कोई सरप्राइज नहीं होगा। बैंक के पास डिपॉजिट शायद इसलिए नहीं, उन्होंने डिपॉजिट रेट बढ़ाए नहीं ना सर। वो 10 बेसिस पॉइंट 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं और इंटरेस्ट रेट 10% कर दिया आपने। तो आप ठीक, आपकी अपनी मैकेनिज्म चलती है वो जैसे आप चलाएं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस में तो इसलिए बढ़ रहे हैं, स्मॉल सेविंग्स में, क्योंकि वो आप फॉलो द ट्रेंड वाली बात हो गई। अभी RBI ने भी अपना 8.51 कर दिया है 2033 वाले बॉन्ड का, तो वो तो आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे है कि एक ऐसी पिक्चर मैं आपके सामने खींचता हूँ, 16 से 17% की क्रेडिट ग्रोथ, फैंटास्टिक। बिलो 4% NPA इंडस्ट्री वाइड बैंकिंग का, और SMEs को, रिटेल को ज़बरदस्त लोन हो रहा है, कॉर्पोरेट लोन भी खूब हो रहा है। कई बैंकों में 22-24% की ग्रोथ है, लेकिन ये पीक पे खड़े हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो
होम लोन जा रहा है, जहां से सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन आता है, उसमें 45-46% कंट्रीब्यूशन होता है बिलो 30 लाख के टिकट साइज का होम लोन का, जो अब घट के 36 पे आ गया है। तो अगर आप ये बढ़ाते रहेंगे और मेरे पास बहुत अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की सैलरी नहीं है, तो फिर आपकी ये जो 16% है, जो एक्सपेक्टेशन है FY24 में 12-14% रहेगी, ये गिरेगी। तो आप एक बड़ा नुकसान करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको फेड को फॉलो करना है। अरे फेड का तो 2% का टारगेट है, हमारा तो वैसे भी उससे कहीं ज्यादा टारगेट है। नहीं, पर हमारा भी जो 2 से 4 की रेंज थी, वो 4 तो हमने कभी अचीव किया ही नहीं। 2 तो छोड़िए, 4 भी नहीं किया हमने अचीव कितनी बार। तो ये जो 2 से 4 की रेंज है, अगर वो स्टिकी रहती है हमेशा के लिए, तो अगेन एक फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई इन्फ्लेशन रहती है, वो तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं सेंट्रल बैंकर्स इंक्लूडिंग आरबीआई। तो मेरे ख्याल से और जैसे अनुराग ने भी कहा, इंडिया में मैंने देखा है कि चाहे वो कॉर्पोरेट क्रेडिट हो, चाहे कंज्यूमर क्रेडिट हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन्स हो, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा कोरिलेशन है, न कि इंटरेस्ट रेट से। तो अगर जॉब क्रिएशन नहीं है, अगर ग्रोथ नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट काटने से भी क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगी। और अगर जॉब क्रिएशन है और फील गुड है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी क्रेडिट ग्रोथ घटेगी नहीं। तो इट्स ऑल लिंक टू जीडीपी ग्रोथ। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन का उद्देश्य जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए और रेट्स बढ़ेंगे। ओके, अजय सर, आपको क्या लगता है आरबीआई क्या कर सकता है और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, आरबीआई मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा रेट, और बिल्कुल करेक्ट बढ़ाएगा। बिकॉज आपने तो सारी बात जो करी वो एक तरफ की करी जो लोग बोरो करते हैं। आप ये देखिए कि जो लोग सेव करते हैं उनको पिछले दशक में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनके डिपॉजिट का इन्फ्लेशन से बहुत नीचे रहा है। पहली बार थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। और ये रेट जो आर्टिफिशियली आरबीआई ने इंडिया में बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करी, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट दबा के, उसका नतीजा आपने देखा है। एनपीएस बेहतर बढ़े, उसके बाद में मिसमैनेजमेंट बढ़ी बेतरीके से, और बैंक के प्रॉफिट बढ़े, डिविडेंड हो गया, लेकिन इकोनॉमी को कुछ नहीं मिला। इकोनॉमी की ग्रोथ रेट वहीं की वहीं रही है। जब तक आप सेवर्स को आप पॉजिटिव रेट नहीं देंगे और वो रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स भी थीसिस लगेंगी कि यार ये मुझे कमाना है मिनिमम, या आपने एक्सेस लिक्विडिटी डाल दी सिस्टम के। आपने बोला कि आरबीआई ने नोट नहीं छापे, बिल्कुल गलत बोला आपने, बिल्कुल गलत बोला। बिकॉज बेतहाशा लिक्विडिटी आरबीआई ने डाली बैंकों के अंदर में, और जिससे कि डिपॉजिटर्स का रेट 3%, 4%, 2% सेविंग बैंक में हो गया था। तो आरबीआई ने अपने तरीके से डाली लिक्विडिटी, फेड ने अपने तरीके से डाली दोनों ने बेहतर लिक्विडिटी, बट पहली बार सेवर्स का रेट पॉजिटिव होगा। दूसरी बात है, इन्फ्लेशन की मार सबसे ज्यादा लोएस्ट एंड पे होती है, जो आपने के शेप की बात करी। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंजम्पशन उसके लिए तो बहुत जो बेसिक रॉ मटेरियल खाना है, ये पेट्रोल है, कंपनी में गया, खाना पीना बहुत छोटा पार्ट ऑफ कंजम्पशन है। एक गरीब आदमी के लिए एजुकेशन, दूध का दाम और ये सब चीजें बहुत बड़ी हैं। तो अगर आप इन्फ्लेशन को टेम नहीं करेंगे, जो इंडियन आरबीआई ने टेम नहीं किया, और इंडियन आरबीआई ने तो बल्कि लास्ट मीटिंग में आरबीआई गवर्नर ने लिटरली बोल दिया था कि अब हमें लगता है कि हम क्या करें, इन्फ्लेशन 6% ऊपर चली रहा है। उसको देखते हुए, दो चीजें देखते हुए, इन्फ्लेशन को तोड़ना जरूरी है अगर किसी भी गरीब को इस देश में रहना है। और दूसरी बात है, जो सेवर है उसको पॉजिटिव रेट नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी नहीं चल सकती। दोनों को देखते हुए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए और इन्फ्लेशन को तोड़ना ही पड़ेगा। बिकॉज इंडिया में अभी हर कंपनी 1 अप्रैल से दाम बढ़ा रही है हर प्रोडक्ट के। आप फिर देखिए, चाहे आप ऑटोमोबाइल ले लीजिए, चाहे कंज्यूमर ले लीजिए। सर, अजय सर, हाँ जी, 4.5-5% की जीडीपी ग्रोथ है और 7.5-8% की सेविंग एफडी रेट्स हैं, और इन्फ्लेशन 7% के आसपास मान लीजिए, 6.5-7 मान लीजिए। ऐसे सिनेरियो में अगर हम फिस्कल मेजर्स नहीं ले रहे हैं, हम केवल मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या एक ये सिनेरियो बेटर नहीं है कि मेरी सैलरी बढ़ा के मुझे इन्फ्लेशन से लड़ने दीजिए, रादर कि आप मुझे कह रहे हैं कि कुछ मत करो, घर पे बैठे रहो, महंगाई भी नहीं हो, तुम कुछ काम भी मत करो। नीरज जी बिल्कुल सही कहा, बट इसमें आती है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है कि हम कंज्यूमर को नहीं डायरेक्ट पैसा देंगे, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ही देंगे। आप 2 लाख करोड़ रुपए का आप ऑयल टैक्स घटा दीजिए और 2 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम कर दीजिए आप।
समझ गए, सीधी बात है। आप वो 2 लाख करोड़ रुपया सीधा सिस्टम में बाजार के अंदर में आ जाएगा ना। सरकार की पॉलिसी है कि नहीं, हमें वो नहीं करना है, हमें कैपेक्स करेंगे और उस कैपेक्स का बेनिफिट मिलके कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी। और उसी के अंदर में आज आप देख रहे हैं इंडिया में इतना बड़ा टाइम लैग आ रहा है कि कंज्यूमर डिमांड की ग्रोथ नहीं हो रही है। बड़ा सिंपल है, आरबीआई में नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आज की हम कैपेक्स में पैसा लगाएंगे, ना कि ऑयल का टैक्स कम करके 2 लाख करोड़ रुपया आपकी जेबों में कल से डाल सकती है गवर्नमेंट, और वो आप अपने लिए खर्च कर देंगे। वो बढ़ाई इकोनॉमी। अजमेर जी ने बहुत बढ़िया बोला बात को, इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी नहीं देखती है कि मेरी फ्यूचर डिमांड क्या है और फिर वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती है। तो आर्टिफिशियल इंटरेस्ट रेट नीचे करके आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं क्रिएट करें, कुछ नहीं क्रिएट करेंगे। आप अगर फिजिकल पॉलिसी को चेंज कर देंगे, पैसा लोगों में आ जाएगा, खर्चा शुरू हो जाएगा, कंपनियां डिमांड बढ़ेगी, कंपनियां प्लांट अपने आप लगाएंगी। ओके, ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि किधर से पकड़ा जाए इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, रेट कम किए जाए या सैलरी बढ़ाई जाए। मैं तो सीधे एकदम बेसिक लैंग्वेज में पूछता हूँ, तो मैं इस कैंप में हूँ, मेरी सैलरी बढ़ाओ, मैं इन्फ्लेशन से निपट लूँगा। लेकिन खैर, हम लोग इंतजार करेंगे कि क्रेडिट पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई की सोच क्या है, और कमेंट्री उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसको हम लोग सुनेंगे। और अगले हफ्ते का जो वीकेंड अड्डा होगा वो थर्सडे को होगा, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है, तो थर्सडे को आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो हम लोग उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए वीकेंड को, मूवी देखिए, OTT सीरीज़ देखिए, गपशप करिए और हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।